नमस्कार, मैं अरुणा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे टाइम बैंक ऑफ इंडिया की और आज हमारे साथ हैं टाइम बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक श्री प्रबोध चंद जैन। नमस्कार। और साथ में हैं श्री अनिल खोसला जी। तो सर एक बात बताइए कि क्या भारत में ऐसा कोई समय बैंक है और अगर है तो वो कौन सा है? भारत में समय बैंक की शुरुआत हो चुकी है और टाइम बैंक ऑफ इंडिया आज की स्थिति के अंदर भारत का एकमात्र ऐसा टाइम बैंक है जो कि क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अच्छा, तो ये बताएं कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया में समय जमा कैसे होता है? हमारी एक वेबसाइट है, हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। हर सदस्य को एक पासबुक इशू की जाती है जिसमें उसके द्वारा जितनी भी सेवा दी जा रही है उतने घंटे उसके खाते में क्रेडिट होते हैं और दूसरी तरफ जो लोग ये सेवा ले रहे हैं तो जितना समय उन्होंने सेवा दी है उतने घंटे उनके खाते में डेबिट हो जाते हैं। इस पासबुक को हम सभी सदस्य देख सकते हैं। क्या ये रजिस्टर्ड संस्था है? जी हाँ, टाइम बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग से एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत संस्था है। इसको बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? ग्लोबलाइजेशन की इस एरा के अंदर जो हमारी सबसे पहली कैजुअलिटी हुई है वो है हमारा संयुक्त परिवार। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते गए और अपने करियर को संभालने के लिए घर से बाहर जाते रहे, परिवार छोटे होते गए और धीरे धीरे उसके अंदर सिर्फ बुजुर्ग रह रहे हैं जो कि अपना एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास समय व्यतीत करने के लिए कोई नहीं है, उनके रोजमर्रा की देखभाल करने में कमी आ गई है। इस समस्या को देखते हुए जो कि धीरे धीरे एक विकराल रूप लेती जा रही है, हमने टाइम बैंक की स्थापना इस उदाहरण चाहती है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा टाइम बैंक ऑफ इंडिया पिन कोड के आधार पर यूनिट बनेंगी हमारी, उनको बहुत छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर कार्य करेगा और उस पिन कोड के अंदर ये दायित्व है कि जो उनके एरिया के अंदर आने वाले मेंबर्स हैं उनकी देखभाल की जा सके, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके और ये पिन कोड यूनिट अपने आप में संपूर्ण टाइम बैंक के रूप में कार्य करेगी। ये बताइए कि इसकी मेंबरशिप कैसे ली जा सकती है? इसकी मेंबरशिप लेने के लिए 3 मोड हैं। भारतवर्ष का कोई भी 18 साल से ऊपर का नागरिक हमारी वेबसाइट timebankofindia.com के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इसके अलावा ऑफलाइन फॉर्म के अंदर भी अपना फॉर्म भर के वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। क्या रजिस्ट्रेशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने हैं? अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन करते समय किसी प्रकार का कोई शुल्क दे नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी पैसा नहीं देना है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, आपको अपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी फोटो और अपना KYC का एक डॉक्यूमेंट देना है जिससे कि हम आपको व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर सकें। क्योंकि हम सीनियर सिटीजन के साथ में डील कर रहे हैं इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम हमारे सभी वॉलंटियर्स का सत्यापित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम आपसे एक फोटो और एक आपके KYC एक डॉक्यूमेंट के प्रतिलिपि की मांग करते हैं। जैन साहब आप बताइए, सेवा लेने के लिए आवेदन कैसे किया जाता है? सेवा का आवेदन करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर कोई भी सेवा लेने वाला अपनी रिक्वेस्ट वहां पे दर्ज कर सकता है। जिन्हें ये नहीं आता है उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी रिक्वेस्ट डाल सकता है। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते हैं, उनके पास कीपैड फोन है, वो अपने एडमिन को फोन करके अपनी रिक्वेस्ट बता सकता है और एडमिन इसको उनके बिहाफ पर हमारी वेबसाइट पर दर्ज कर देता है। फोन पर इसकी मॉनिटरिंग करता है और पूरा होने पर इसे क्लोज करता है। क्लोज करते के साथ ही, या जिसे हम कहते हैं टाइम लॉक करना, टाइम लॉक करते हैं उनकी पासबुकें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। सर आपने अभी बताया कि एडमिन मॉनिटरिंग करता है, तो आप ये बताएं कि एडमिन कौन बन सकता है? एडमिन कोई भी 18 से ऊपर की आयु का व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी सेवा भावना हो, थोड़ा सा कंप्यूटर का या मोबाइल का उसको उपयोग हो और थोड़ा सा वो अतिरिक्त समय दे सकता हो, जिसमें भी ये योग्यता है वो एडमिन बन सकता है। तो सर वो क्या काम करता है? एडमिन का काम अपने पिन कोड के जो सदस्य हैं उनका वेरिफिकेशन करना, क्योंकि हमारे यहाँ सारे सत्यापित मेंबर्स होते हैं। दूसरा काम होता है उनका कि जो रिक्वेस्ट है उसको अपने मेंबर्स को फ्लोट करना और उसकी मॉनिटरिंग करना, रिक्वेस्ट को क्लोज करना या टाइम लॉक करना। तीसरा काम होता है कि जो मेंबर हैं उनमें आपस में सद्भावना पैदा हो, मैत्री भाव पैदा हो, दोस्त बने और इसके लिए उनकी मंथली बेसिस पर मीटिंग का आयोजन करना। तो ये जो मासिक रूप से मीटिंग आयोजित होती है, इससे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो ये बेसिकली ये काम हमारे एडमिन के होते हैं। अच्छा सर, इन सब कामों में खर्चा काफी होता होगा?
जैसा कि खोसला साहब बता रहे थे कि ये निःशुल्क है, तो फिर ये बताइए कि ये खर्चा जोता कैसे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल क्या है कि या तो हम खर्चों को कम करें और या फिर आय को बढ़ाएं। क्योंकि हमने आय नहीं रखी है, हमने कोई शुल्क नहीं रखा है, इसलिए हम इसको न्यूनतम खर्चे के ऊपर चलाते हैं। तो हमने कोई वेबसाइट पे खर्चा करने के अलावा कोई विज्ञापन का खर्चा नहीं है, हमारा कोई कर्मचारी का खर्चा नहीं है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है, ऑफिस का एक्सपेंडिचर नहीं है। जो भी हैं हमारे मेंबर्स वो सब वॉलंटियर हैं। जो एडमिन है वो भी अवैतनिक रूप से एडमिन के रूप में काम करते हैं, इसलिए हमारा खर्चा नहीं लगता है। तो जो छोटा मोटा खर्चा है वेबसाइट का या और जो मामूली खर्चे होते हैं वो हम ट्रस्टीज हैं या कुछ हमारे एडमिन्स हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे काम चल जाता है हमारा। अच्छा, आपने बताया था कि सेवा लेने वाले और सेवा देने वाले दोनों ही आपके सदस्य होने जरूरी है। तो एक बार बताइए कि क्या उस व्यक्ति की आप सेवा नहीं करते जो आपका सदस्य नहीं है? आपने सही कहा। हमारे मूल रूप से सिद्धांत के अनुसार सेवा लेने वाले देने वाले दोनों हमारे मेंबर होने चाहिए। लेकिन अगर हमें कहीं ये मालूम पड़ता है या हमारा कोई मेंबर बताता है कि किसी बुजुर्ग को सेवा की आवश्यकता है और वो हमारा सदस्य नहीं है, तो हम इमरजेंसी में मानवीय आधार पर उनकी सेवा करते हैं। लेकिन नियमित रूप से सेवा लेने देने के लिए उन्हें हमारा सदस्य होना आवश्यक। मान लीजिए मैं आपके सदस्य हूँ जी, लेकिन अगर मैंने कोई समय जमा नहीं किया और मुझे जरूरत पड़ेगी तो क्या मुझे आपकी हेल्प मिल सकेगी? अवश्य मिल सकेगी। देखिए, जब सेवा लेने और देने वाले दोनों ही हमारे सदस्य हैं तो पहली बार तो कोई ना कोई होगा जिसके पास समय जमा नहीं होगा। तो इसमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। जमा नहीं भी है तो भी हम समय प्रदान करते हैं और ऐसा भी कोई नहीं है कि आपको वापस लौटाना भी पड़ेगा, क्योंकि सेवा देने वाले बहुत हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। टाइम बैंक की गतिविधियों को ऑपरेट करने वाले कौन लोग हैं? ये हम ट्रस्टी होते हैं, मैं हूँ, हमारे साथ अनिल कुमार खोसला जी हैं और कुछ और ट्रस्टी हैं। इसके अलावा हमने एक 11 सदस्यों की गवर्निंग काउंसिल बना रखी है। वो गवर्निंग काउंसिल नीति निर्धारण का काम करती है और मॉनिटरिंग का काम करती है। उन्हीं के आधार पर ये संचालन होता है। इसके अतिरिक्त हमारे हर पिन कोड में एडमिन्स होते हैं। वो भी कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो, 2-3 भी हो सकते हैं। जैसे जैसे एरिया बड़ा होता है ऐसे एडमिन होते हैं। तो बेसिक जो ब्रांचेज होती है उनको एडमिन गवर्न करते हैं। नीति निर्धारण के लिए और उसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए गवर्निंग काउंसिल है और उसके ऊपर हमारे ट्रस्टी। जी, ये टाइम बैंक का लोगो आपका बहुत अच्छा है, पर इसमें रोटरी का लोगो क्यों लगाया ये मैं समझ नहीं पा रही। दरअसल क्या है कि मैं एक रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, खोसला जी भी रोटरी क्लब के मेंबर हैं। और जब हमने अपने रोटरी के बड़े अधिकारियों को इसके बारे में बताया टाइम बैंक के बारे में तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि रोटरी को आप अपना अवेयरनेस पार्टनर बना लीजिए, अर्थात रोटरी की किसी भी गतिविधि में कहीं पर भी हम टाइम बैंक का प्रचार प्रसार निःशुल्क कर सकते हैं। इसलिए हमारा रोटरी अवेयरनेस पार्टनर के रूप में जुड़ा हुआ है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अगले साल के लिए जो वर्ष 2023-24 का रोटरी का वर्ष होता है, उसके लिए रोटरी ने टाइम बैंक प्रमोशन कमेटी भी एक गठित कर दी है, जिसके माध्यम से रोटरी में टाइम बैंक का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। सर एक बात बताएं, क्योंकि आप लोग कोई शुल्क नहीं लेते, तो क्या अगर कोई आपके एनजीओ को डोनेशन देना चाहे तो उसको कोई छूट मिलती है टैक्स वगैरह में? हाँ, हमारा संस्था 80G इनकम टैक्स एक्ट के 80G और 12AA दोनों के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। जो भी इसमें अगर डोनेशन करना चाहें तो वो डोनेशन कर सकते हैं। उन्हें 80G के तहत आयकर में छूट मिलती है। इसका हमारा QR कोड है। कोई भी ऑनलाइन हमारे QR कोड को स्कैन करके डोनेशन कर सकता है, जो हमारे सीधे बैंक खाते में जाता है, या हमारे बैंक के अकाउंट की डिटेल्स में भी डायरेक्ट कोई ट्रांसफर कर सकता है। एक बात और आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा पैसा आता है, इस पैसे का इस्तेमाल हम खर्चे में, यात्रा में, नाश्ते में, भोजन पानी में, ऐसे किसी भी प्रकार के खर्चे में, मतलब जो प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। जी मित्रों, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और देता भी है। आज हम सुखी हैं, संपन्न हैं, हमारे पास अपना परिवार है, मित्र हैं जो समय रहते हुए हमारी सहायता करने को तैयार है। किंतु समाज में ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनके पास में अपना परिवार नहीं है, मित्र नहीं है और बुढ़ापे में उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम सबको इस अवस्था से गुजरना ही है। जरा अवस्था सबकी आनी ही है, तो क्यों ना हम इनकी सेवा करके अपने भविष्य के लिए भी, अपना भविष्य संवारने के लिए समय को आज जमा कर सकें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें
जिसमें अपनी वृद्धावस्था में कोई भी अपने आप को बेसहारा या अकेला ना महसूस करे। धन्यवाद। धन्यवाद।